जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना परिवार प्रत्युष क्लासेज पर। फ्रेंड्स, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज हम एक नया सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं और वो सेट नंबर 11 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 11। और ये ड्रीम डोज का है, ड्रीम डोज बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, बाबर द्वारा किस जिहाद का नारा धर्म दिया गया था? तो जिहाद का नारा की बात करें तो ये दिया गया था खानवा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, खानवा का युद्ध। और बाबर की बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था, ये याद रखिएगा। और बाबर ही मुग़ल वंश का संस्थापक है। और बाबर का पूरा नाम है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इतना याद रखिएगा। और बाबर 1494 में 11 वर्ष की आयु में ही फरगना के गद्दी पर बैठा था, यानी कि बाबर 1494 में 11 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठा था। और चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। वहीं अगर हम पानीपत के युद्ध की बात करें तो ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत का लड़ाई पहला युद्ध लड़ा गया था और ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें बाबर विजयी हुआ था। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, खानवा का युद्ध। तो खानवा के युद्ध की बात करें तो ये लड़ा गया था 17 मार्च 1527 में। तो 17 मार्च 1527 में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। और ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो था वो गाजी का उपाधि भी धारण किया था। और इस युद्ध में बाबर विजयी भी रहा था, ये भी याद रखिएगा। और इस युद्ध का नारा था धर्म युद्ध, ये भी याद रखिएगा। जिहादी नारा दिया गया था धर्म युद्ध। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, एक है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा के युद्ध की बात करें तो ये है 6 मई 1529 को लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। और ये बिहार के घाघरा के तट पे लड़ा गया था, ये भी याद रखिए, घाघरा के तट पे। और अफ़गानों को पराजित किया था और बाबर इसमें विजयी हुआ था, ये भी बताइएगा। और फिर बाबर का ये अंतिम लड़ाई थी, ये भी याद रखिएगा। और एक बच रहा है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 29 जनवरी 1528 में। तो 29 जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और इसमें बाबर और मेदिनी राय के द्वारा ये युद्ध हुआ था, ये दोनों के बीच में। तो इसमें बाबर युद्ध में जीता था, ये भी याद रखिएगा, बाबर जीता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन DC। और इसकी स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। IMF की स्थापना वाशिंगटन DC में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय का सिद्धांत किसकी रचना है? तो न्याय का सिद्धांत किसकी रचना है? तो ये है हेगेल का। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, हेगेल। और हेगेल जो है वो जर्मनी के स्टुअर्ट के रहने वाले थे, ये भी याद रखिएगा। हेगेल कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के स्टुअर्ट के रहने वाले थे। और वहीं सुकरात की बात करें तो सुकरात जो थे वो सुकरात का कथन था, एक ईमानदार आदमी एक बच्चा होता है। सुकरात का ये कथन था, ये याद रखिएगा। और फिर अरस्तु जो थे वो अरस्तु यूनान के रहने वाले थे, ये भी याद रखिएगा, फैक्ट है। तो अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे और प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु। और फिर सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, ये भी याद रखिएगा। प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु और सिकंदर के गुरु थे। और वहीं प्लूटो की बात करें तो प्लूटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे, प्लूटो सुकरात के शिष्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शांति सागर क्या है? तो शांति सागर चंद्रमा का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, चंद्रमा का एक हिस्सा है शांति सागर।
और इसका जो पता चला था वो उसी टाइम अपोलो 11 में ही हुआ था। यहाँ लैंडिंग हुआ था 1969 में। अपोलो 11 जो मिशन गया था वो 1969 में लैंडिंग साइट था, यही शांति सागर ही चंद्रमा का एक हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में मैथ है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं 5 नंबर का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिराह किसने कहा था? तो डाकुओं का गिराह किसने कहा था? तो ये कहा था जस्टिन ने, याद रखिएगा, जस्टिन ने कहा था डाकुओं का गिराह। और चंद्रगुप्त से क्वेश्चन आया है तो इसके बारे में और कुछ बता देते हैं। जैसे चंद्रगुप्त जो के गुरु जो थे वो चाणक्य थे, याद रखिएगा, चाणक्य। और चंद्रगुप्त के जन्म की बात करें तो 1543 ईसा पूर्व में हुआ, 345। चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। और ये चंद्रगुप्त जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा था 322 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त का जो राजधानी था वो राजगिरी मतलब पाटलिपुत्रा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी याद रखिएगा, ये सब पूछ लेता है क्वेश्चन प्रश्न ये सब। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। और ये लागू हुआ था 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और ये जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बम्बई के ग्वालियर टैंक में मैदान में हुआ था उधर। और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद किए थे। और फिर ये जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें गांधी जी इसका जो थे वो नेता थे, याद रखिएगा, इसका नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी, महात्मा गांधी। और ये भारत छोड़ो आंदोलन किस कारण हुआ था? तो ये हुआ था क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। क्रिप्स मिशन का विफलता हुआ था उस तभी महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव तैयार कर लिया था, ये भी याद रखिएगा। और वहीं कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। और उस समय था वायसराय डफरिन था, ये भी याद रखिएगा, उस समय वायसराय जो था डफरिन था। और कांग्रेस का जो पहली बार महिला कांग्रेस अध्यक्ष किए थे, अध्यक्ष था, भाग लिए थे, वो 1889 में भाग लिए थे कांग्रेस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की बात करें तो ये 2005 में आया था, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 2005। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। और ये बेसाल्ट चट्टान का एकमात्र प्रमुख है, ये भी याद रखिएगा, प्रमुख होवर बैंक है लोनार झील। और ये और भारत में जो मीठे पानी के सबसे बड़ा झील की बात करें तो वो बूलर झील है, ये भी याद रखिएगा, बूलर झील है जो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। और चिल्का झील के बारे में बता देते हैं जो कि भारत की सबसे खारे पानी का झील है, चिल्का झील सबसे खारे पानी का झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में मैथ है तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा के प्रति सामंतों का प्राथमिक कर्तव्य क्या था? तो राजा के प्रति सामंतों का कर्तव्य था सैन्य सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, सैन्य सहायता प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूस का अंतिम बार जिसने 2 क्रांतियों का 1905 और 1917 का सामना किया वह निम्न में से कौन था?
तो ये था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी निकोलस द्वितीय था, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तमान में फिक्की का अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की का अध्यक्ष की बात करें तो वो अनीश शाह है, याद रखिएगा, डॉक्टर अनीश शाह। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, बंधनों का टूटना कौन से अभिक्रिया है? तो बंधनों का टूटना वो ऊष्माशोषी है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है बंधनों का टूटना। अगला प्रश्न है, सभी पदार्थों का सार्वत्रिक गुण। तो सभी पदार्थों का सार्वत्रिक गुण की बात करें तो प्रतिचुंबक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, प्रतिचुंबकत्व। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कामफेड किस ब्रांड के नाम से दूध एवं उत्पादों का विपणन करती है? तो ये विपणन करती है वो हो जाएगा सुधा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सुधा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कितने रुपए के नोटों पर सांची का चित्र बना हुआ है? तो कितने रुपए के नोट पर बना हुआ है? तो ये 200 रुपये का। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 200 रुपये के नोट पर। और ये नोट के बारे में पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो और कुछ बताते हैं, जैसे कि 10 रुपये का नोट हो गया, तो 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, ये याद रखिएगा। और वहीं 100 रुपये की बात करें तो 100 रुपये के नोट पर जो बना हुआ है वो रावी नदी का बना हुआ है, रावी का वाव बना हुआ है, रानी का वाव होता है, रानी का वाव बना हुआ है 100 रुपये का नोट पर, 100 रुपये का। और फिर 50 रुपये का बता देते हैं, तो 50 रुपये के नोट पर जो है वो हम्पी का पत्थर से बना रथ है, ये भी याद रखिए। 50 रुपये के नोट पे हम्पी का पत्थर से बना हुआ रथ। और 500 रुपये के नोट का बता देते हैं, तो 500 रुपये के नोट में लाल किला का चित्र बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा, लाल किला का चित्र 500 रुपये के नोट पे। और 2000 के नोट के बारे में भी बता देते हैं, तो 2000 के नोट पे जो बना हुआ है वो मंगलयान है, और फिर स्वच्छ भारत अभियान का चित्र है, ये भी याद रखिएगा। 2000 के रुपए के नोट पे मंगलयान और स्वच्छ भारत अभियान का चित्र बना हुआ है, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदारीकरण में किसका नियंत्रण कम किया जा सकता है? तो उदारीकरण में किसका नियंत्रण कम किया जाता है? तो सरकारी का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, सरकारी का। और ये उदारीकरण की घोषणा की बात करें तो ये 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा की गई थी, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग की बात करें तो ये किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये शब्द की बात करें तो कांग्रेस के 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और तो फिर इसका जो अध्यक्षता भी किए थे वो दयानंद सरस्वती किए थे, भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये भी याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद थे, ये याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के संस्थापक थे, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और एक नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक, ये भी तो उनके बारे में भी बताते हैं। नारा जो दिए थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक दिए थे, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न मैथ का है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं, गणित का है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 25%।
अगला प्रश्न में है वो है सिनोनिम्स पूछ रहा है इसका। तो सिनोनिम्स मैसिव का क्या हो जाएगा? तो सिनोनिम जो हो जाएगा मैसिव का वो हो जाएगा गिगेंटिक। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा गिगेंटिक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी मैथ का है ये सब, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये भी मैथ का ही है, तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5500। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो इसका बात करें तो ये हो जाएगा शराबी का, ये याद रखिएगा। इसका गुजरात नहीं होगा, ये इतना याद रखिएगा। और वहीं जो सही सुमेलित है वो है कोयना, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और फिर शरावती परियोजना कर्नाटक में है, ये ठीक है। और फिर बैली मेला परियोजना ये उड़ीसा में है, ये भी ठीक है। तो सही सुमेलित नहीं है। तो शरावती की बात करें, सॉरी शबरी गिरी परियोजना की बात करें तो शबरी गिरी जो है वो केरल में है, याद रखिएगा, केरल, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं। तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये ठीक है। उसके बाद उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने, प्रविलंबन और माफ़ करने की शक्ति होती है। तो ये क्षमा दान का जो ऑप्शन जो है वो तो अनुच्छेद 72 के तहत होता है, जो कि राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति, इतना याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा शब्द, बाकी के प्रश्न आगे है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, तो नहीं की बात करें तो ये हो जाएगा संघवाद। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा संघवाद। बंधुत्व है, संप्रभुता है, समाजवाद है, ये तीनों है, लेकिन संघवाद नहीं है, इतना याद रखिएगा। और कुछ संविधान के बारे में बताते हैं तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और फिर अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। और 1973 में हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में ये उच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को सर्वानुमत किया था, ये भी याद रखिएगा, संविधान में अंग माना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधान परिषद की सीट है 75 गो। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 75। और कुछ फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि राज्यसभा हो जाएगा तो वो 16 हो जाएगा बिहार में, ये याद रखिएगा। और विधानसभा की बात करें तो 243 हो जाएगा विधानसभा का सीट बिहार में, इतना याद रखिएगा। और लोकसभा की सीट की बात करें तो वो 40 हो जाएगा लोकसभा का सीट, ये सब। और फिर बताते हैं एक मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश का लोकसभा का सीट है 29, ये सब याद रखिएगा। और पश्चिम में लोकसभा का सीट है 75, पश्चिम बंगाल में लोकसभा का सीट 75 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया था, तो किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और कुछ फैक्ट बताते हैं, जैसे वन्य संरक्षण अधिनियम एक अलग होता है, तो वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था, ये याद रखिएगा। और एक होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 1986 में लागू हुआ था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, ये सब याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन। तो अंडरलाइन जो है पॉज्ड, ये है इसका सिनोनिम पूछ रहा है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हॉल्टेड। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। पॉज्ड का हॉल्टेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वो है भानुजा सूर्यच्युता करजाजा किसका पर्यायवाची है। तो ये किसका पर्यायवाची है, तो ये है यमुना का। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची है। वहीं एक गाय के बारे में बताते हैं। तो गाय का पर्यायवाची शब्द है वो गौरी हो जाएगा, भद्रा हो जाएगा और फिर दोग्धी हो जाएगा गाय का पर्यायवाची। और गंगा की बात करें तो गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा सूरसरी हो जाएगा, देव नदी हो जाएगा, जानवी हो जाएगा और फिर त्रिपथगा एक होता है त्रिपथगा, यही गंगा का ही पर्यायवाची है। ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा की बात करें तो ये जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, जूट। और जूट की बात करें तो ये विश्व में भारत प्रथम स्थान पे है जूट का उत्पादन करने में। ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है ये सब प्रश्न। और कुछ बात करें तो जैसे कि मसालों की रानी की बात करें, राजा की बात करें, मसालों की राजा जीरा हो जाएगा और मसालों की रानी इलायची हो जाएगी। मसालों की रानी इलायची हो जाता है, ये सब याद रखिएगा। और सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है, ये याद रखिएगा, सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। और कुछ बता दें जैसे कि दालों का सोना, तो दालों का सोना मटर को कहा जाता है, याद रखिएगा, मटर को दालों का सोना कहा जाता है। और काला सोना भी एक होता है, तो वो पेट्रोलियम या अफीम को कहा जाता है काला सोना। ये सब फैक्ट कुछ याद रखिएगा जो कि बताते चल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागरी पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नागरी पहाड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, नागरी पहाड़ी भारत के आंध्र प्रदेश में है। और ये नल्ला मलाई की पहाड़ी है और फिर बेलीकोड़ा की पहाड़ी और फिर पालकोड़ा की पहाड़ी, ये सभी जो है आंध्र प्रदेश में ही है। ये भी याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। और कुछ बता देते हैं जैसे कि तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी है, ये याद रखिएगा। ये सब फैक्ट है, याद रखिएगा, जो कि कुछ कुछ बताते चल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य ऊर्जा हो जाता है, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करने का, 1 को 2 से, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, वीडियो रोक करके मिला लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गाय का संविधान संधि विच्छेद क्या होगा। तो गायन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, गय जोड़ अन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, गय जोड़ अन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है। तो ही यूज्ड टू ... लेटर्स टू हीज पेरेंट्स फॉर बेंगलोर। तो बेंगलोर, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं। तो मानसून पूर्व की वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, नॉर्वेस्टर्स काल बैसाखी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और वहीं और कुछ बताते हैं जैसे कि असम में इस वर्षा को चाय का वर्षा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और फिर केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आम्र वर्षा केरल में कहा जाता है, कर्नाटक में, ये सब।
और कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और चेरी बॉस भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कर्नाटक का हो जाएगा कॉफ़ी वर्षा और चेरी बॉस ये सब, और केरल का आम्र वर्षा और असम का चाय वर्षा, ये इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये जो बारिश होता है वो मार्च से मध्य जून के बीच में होता है, ग्रीष्म के मतलब गर्मी के दिनों में। और फिर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धीरे धीरे बारिश होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो पूछताछ की बात करें तो ये पाया जाता है हंगरी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, हंगरी में पूछताछ पाया जाता है। घास का मैदान है पूछताछ, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये भी याद रखिएगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है, ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है। और पंपास जो है वो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है, ये याद रखिएगा। और लानोस एक होता है, लानोस, तो लानोस जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है, और ये वेनेजुएला में होता है। वेनेजुएला और कोलंबिया के क्षेत्र में पाया जाता है लानोस घास के मैदान, जो कि उष्णकटिबंधीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंगरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? तो भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने, गुलजारी लाल नंदा नहीं बने। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा कभी नहीं बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता भारत में संसदीय सरकार की नहीं है? तो भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, वो है अभिघटनीय निम्न सदन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बी अभिघटनीय निम्न सदन, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वो वित्तीय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, वित्तीय। बाकी अपीलीय, मूल और फिर सलाहकार, ये सभी उच्च न्यायालय के क्षेत्र में है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में। बाकी वित्तीय जो है वो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हस्तक्षेप की, और आगे प्रश्न देख लेते हैं। हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार अर्थव्यवस्था का अंग है? तो किस प्रकार अर्थव्यवस्था का अंग है? तो ये हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो किस वेद शाखा से है? तो इसका संबंध जो है वो है सामवेद से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सामवेद से। और वहीं ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 सूक्त है, ये सब याद रखेगा, 1008 सूक्त, ये सब कुछ फैक्ट है उसके बारे में बता दिए। और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो है वो कर्मकांडीय हो गया, और फिर विधि विधान और यज्ञ प्रावधान है वो यजुर्वेद में है, ये सब याद रखिएगा। और फिर चारों वेदों में सबसे पुराना वेद, सबसे बड़ा वेद जो है वो ऋग्वेद है, ये सब याद रखिएगा। और कुछ बताते हैं, जैसे कि अथर्ववेद के बारे में बताते हैं। तो अथर्ववेद जो है वो उपवेद शिल्पवेद है, ये याद रखिएगा, अथर्ववेद। और शिल्पवेद के रचयिता की बात करें तो वो हैं विश्वकर्मा, ये हैं, ये याद रखिएगा, विश्वकर्मा हैं। और फिर ये चारों वेद में ही अथर्ववेद को जादू, टोना, माया, वशीकरण, ये सब माना जाता है अथर्ववेद को, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? तो वल्लभाचार्य जो थे वो किसकी भक्ति के प्रचार किए थे? तो वो कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, कृष्ण के प्रचार किए थे। और वल्लभाचार्य का जन्म की बात करें तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, अभी बनारस जो बोला जाता है वाराणसी बोलते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। तो वो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 1938 में हरिपुरा में चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, हरिपुरा में चुने गए थे। और हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में हुआ था, और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो गांधी जी चुने गए थे 1939 में। और ये जो थे त्रिपुरी में ही सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे त्रिपुरी में 1939 में। और कुछ फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जो थे 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना मतलब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ये भी किए थे, ये सब याद रखिएगा। और फिर महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता बोले थे, ये सब याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस जो ही दिए थे, जब दिल्ली चलो का नारा दिए थे, और फिर जय हिंद जो बोले थे वो सुभाष चंद्र बोस ही बोले थे। ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे अनुच्छेद 64 के तहत। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 64। और अनुच्छेद 89(1) के तहत उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 89 का ए बोल सकते हैं, उसके तहत उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और वहीं अनुच्छेद 63 की बात करें तो अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 63 में। और फिर अनुच्छेद 65 की बात करें तो अनुच्छेद 65 में है वो उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होते हैं, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 66 भी बता ही देते हैं, तो अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का चुनाव है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे माओ जेडोंग। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, माओ जेडोंग, ये थे प्रमुख। और फिर चीन में ही साम्यवादी पार्टी के जनक माओ त्सेंग तुंग थे, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो काला घोड़ा महोत्सव की बात करें तो ये मनाया गया मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं। और कुछ मेला महोत्सव के बारे में बता देते हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, तो गुजरात में मनाया जाता है ये सब, क्या बोलता है कि बथुकुम्मा हो गया, या फिर तरजेतर मेला हो गया, ये सब गुजरात में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और फिर झारखंड के बारे में भी बता देते हैं, तो झारखंड में कुंडरी हो गया, कुंडरी महोत्सव, ये सब झारखंड में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह का प्रारंभ किया। तो पहला सत्याग्रह का प्रारंभ किया वो चंपारण में किए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा, चंपारण में 1917 में किए थे, चंपारण में। और ये सत्याग्रह जो किए थे वो 3 कट्ठिया प्रथा के विरोध में किए थे, जो कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा के ज़मीन पर 3 कट्ठा ज़मीन पर नील का खेती करने के लिए अंग्रेज ज़बरदस्ती बोलता था, इस वजह से वहाँ किए थे। और फिर 1918 में भी किए थे, तो 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर का आंदोलन पहली बार हुआ था, ये याद रखिएगा। तो ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ था 1918 में, ये भी याद रखिएगा, अहमदाबाद वाला। और बारदोली सत्याग्रह के बारे में बता देते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो कुनबी पाटीदार में हुआ था, कुनबी पाटीदार के बीच में हुआ था। जातियों और कालीपराज जनजाति से संबंधित भूमि में हुआ था, ये याद रखिएगा, भूमि मालिकों के ये के संबंध में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ज़्यादा डिटेल करते हैं तो आप लोग पूरा वीडियो भी नहीं देखते होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बस्तर आंदोलन किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये था गुंडाधुर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा गुंडाधुर। और वहीं गुंडाधुर की बात करें तो ये 1910 में बस्तर आदिवासी समाज के आंदोलन का भूमिका का नेतृत्व था। ये याद रखिएगा, ये आंदोलन जो हुआ था वो 1910 में हुआ था और गुंडाधुर जो थे वो इसका नेतृत्व किए थे, ये याद रखिएगा। और कुछ बताते हैं, जैसे कि भूमकाल आंदोलन के बारे में बता देते हैं। तो भूमकाल आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो हुआ था 1891 में पड़ा था ये इसका नींव। और फिर अंग्रेज़ जो था वो बस्तर के तत्कालीन राजा रुद्र प्रताप को देव के चाचा से ही कलेंद्र सिंह को दीवान पद से हटा दिया था। इस कारण हुआ था भूमकाल आंदोलन, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किसने किया? तो राष्ट्रीय क्रांति घोषित की बात करें तो ये किए थे बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आया तो ये क्रांति की शुरुआत हुआ था 10 मई को, याद रखिएगा 10 मई को 1857 में इसका विद्रोह हुआ था। और बिहार का नेतृत्व जो किए थे वो वीर कुंवर सिंह किए थे जगदीशपुर से, याद रखिएगा। और इसके 1857 की क्रांति का जो वाक्य था इसका प्रतीक था वो कमल और चपाती, यानी कमल और रोटी, याद रखिएगा। इसका वाक्य था, प्रतीक था 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और चपाती। और इस समय जो 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे, ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड पामर्स्टन। और वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय में, 1857 के समय में लॉर्ड कैनिंग इस समय वायसराय था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में वो प्रधानमंत्री कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। और कुछ बता देते हैं फैक्ट, जैसे कि एनडीए की स्थापना हुआ था, एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और फिर भारत नियोजन अर्थव्यवस्था का प्रारंभ जो किया गया था 1951 में ही किया गया था, ये सब याद रखिएगा। और विश्व में नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम जो लागू हुआ था वो 1928 में प्रारंभ हुआ था, ये याद रखिएगा। कुछ फैक्ट बता देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है साइबर सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो कौन नियुक्त किए गए? तो ये किए गए हैं रेशमिका मंदाना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा रेशमिका मंदाना। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला? तो भारत रत्न की बात करें तो ये मिला है 5 लोगों को। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 5 लोगों को। और पांचों का नाम आप याद रखिएगा, पांचों का नाम याद रखिएगा। पांचों का नाम हम बता देते हैं। एक है कर्पूरी ठाकुर हैं, और एक हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और एक चौधरी चरण सिंह हैं, और एक पीवी नरसिम्हा राव हैं, और एक MS स्वामीनाथन हैं। तो इन पांचों का नाम याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला? तो ये 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है अलेक्जेंडर, याद रखिएगा अलेक्जेंडर डन को। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर डन। अगला प्रश्न देखते हैं। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? तो पहला दक्षिण एशियाई देश बना है, वो बन गया है नेपाल। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा नेपाल बन गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, नेपाल की राजधानी जो वो काठमांडू है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसमें स्थान हासिल किया वो तीसरा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा तीसरा। और फिर 2023 के बारे में भी बताते हैं। तो 2023 में भ्रष्टाचार सूचकांक में स्थान था उसका 2023 में, वो था 93वां था। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भी बता देते हैं, तो इसका था 126वां स्थान। और फिर एक हेनेगल पासपोर्ट इंडेक्स होता है, तो इसके हेनेगल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के में भारत का स्थान था 82वां। ये सब कुछ फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा नियोमा चुथुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा एआई रोबोट PHI V3 लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मैथ है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो रक्त का परिमाप की बात करें तो ये हो जाता है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। और कुछ बताते हैं, जैसे कि रक्त तरल संयोजी ऊतक है और इसका pH मान 7.5 होता है, 7.5 होता है, याद रखिएगा रक्त का। और वयस्क मनुष्य पुरुष की बात करें तो 5 से 6 लीटर होता है और महिला में 4 से 5 लीटर रक्त होता है, ये भी याद रखिएगा। और ये लाल रक्त कोशिका से बना होता है, एंथ्रोसाइट्स, ये सब याद रखिएगा। और अस्थि मज्जा में पैदा होता है और फिर तिल्ली में मर जाती है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और फिर वहीं और कुछ बता देते हैं इसमें, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, ये सब आनुवंशिक रोग होता है, इसका कारण होता है RBC की कमी के कारण होता है थैलेसीमिया रोग, RBC की कमी के कारण। और जीवन अवधि की बात करें तो 120 दिन होता है ये सब RBC का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डॉट 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 द्वारा समझा जा सकता है, तो ये संवेग संरक्षण के नियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के द्वारा। अगला प्रश्न है, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद जमीन पर इतना मीटर प्रति सेकेंड, ये शायद मैथ का क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, याद रखिएगा ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तो तीखी गंध की बात करें तो ये होता है अमोनिया में, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा अमोनिया में तीखी गंध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है? तो वर्षा मापक यंत्र की बात करें तो ये हो जाएगा मैक मीटर। मैक मीटर जो है वो वर्षा मापक यंत्र है। और फिर अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है रोसेला से, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा रोसेला। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो कह रहा है रोल गोल्ड किसका मिश्रण है? तो एस यू प्लस एल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो असत्य की बात करें तो ये हो जाएगा कैरत। याद रखिएगा, ये विकल्प असत्य है। एक तरफ जीव है और एक तरफ वैज्ञानिक का नाम है, तो इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा कैरत। तो वही कैरत की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, बंगवर्ष होता है। इसका आंसर होता है बंगरेस होता है। याद रखिएगा, बंगरेस कैरत का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन की बात करें तो 1979 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सॉरी, 1979, हाँ 1979 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? तो किसके द्वारा जांच किया जाता है? तो वो किया जाता है सर्वोच्च प्रधानमंत्री के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा जांच किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो असत्य की बात कर रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हेल्प मी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ए वाला ये हो जाएगा। लॉटरी जो है राज्य सूची में नहीं है, याद रखिएगा। तो लॉटरी जो है वो संघ सूची का विषय है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, लॉटरी संघ सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? तो मुक्केबाजी खेल जो है वो रिंग में खेला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, रिंग। चलिए और कुछ इसके बारे में बताते हैं। मुक्के खेल से आया है प्रश्न। तो स्केटिंग हो गया, तो स्केटिंग रिंग में खेला जाता है। मुक्केबाजी रिंग में खेला जाता है। तैराकी पूल में खेला जाता है, याद रखिएगा। और फिर वहीं एक होता है ब्राउलिंग खेल। ब्राउलिंग जो है वो बेली में खेला जाता है। एक घुड़सवारी होता है खेल, तो घुड़सवारी एरिना में खेला जाता है। ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे सरल जंतु का उदाहरण कौन है? तो सबसे सरल जंतु का उदाहरण की बात करें तो ये साइकॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, साइकॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम नहीं है वो गैस्ट्रीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, गैस्ट्रीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बने? तो ये हो जाएगा अतिशी मारलेना। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, अतिशी मारलेना। और अब तो अतिशी मारलेना भी हार गई हैं दिल्ली से, और रेखा गुप्ता बने हैं अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में जो दिल्ली के हैं मुख्यमंत्री वो रेखा गुप्ता बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रैप का अनावरण कौन किया? तो कौन किया? तो ये किए हैं, ये हुआ है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर में स्थित है? तो मोहन बागान की बात करें तो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। और फिर मोहन बागान की स्थापना भी बता देते हैं। तो इसका हुआ था 15 अगस्त 1889 को। 15 अगस्त 1889 को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और मोहन बागान जो है वो फुटबॉल खेला था उसमें। अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। अगला प्रश्न है, निम्न में संवहनी पौधे को चुनिए। तो संवहनी पौधे
जो है वो फर्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा फर्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निर्वाचन के दौरान वर्षा होती है? तो निर्वाचन की बात वर्षा की बात करें तो वो होता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, याद रखिएगा। और ये जो बारिश होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून के मौसम से रहता है, ये सब याद रखिएगा। और ये अक्टूबर से दिसंबर महीना के दौरान होता है, ये सब याद रखिएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है विक्टोरिया सी एशियाई देश की प्रवक्ता हैं। तो ये जो हो जाएंगे वो यूक्रेन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा यूक्रेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो किस देश हुआ था? तो वो पोलैंड हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा पोलैंड। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो वो हुआ था 1939 से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। 1939 में शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध और 1945 तक चला था। और हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को ही पोलैंड पर आक्रमण किया था, ये भी छोटा डेट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में ही 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी पर और फिर हिरोशिमा पर, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मैथ है तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? तो किस नदी का महाजलप्रपात है? तो ये हो जाएगा शरावती नदी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा शरावती नदी। और फिर भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी याद रखिएगा। और फिर 455 मीटर इसका ऊंचाई है, ये सब याद रखिएगा। चलिए और कुछ बता देते हैं, जैसे कि दूध सागर जलप्रपात वो मांडवी में है। और फिर चुलिया जलप्रपात के बारे में बता देते हैं। तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, याद रखिएगा। और एक धुआंधार और फिर दूधधार होता है। और फिर कपिल धारा होता है, ये सब नर्मदा नदी पर है। धुआंधारा, कपिल धारा, ये सब नर्मदा नदी पर है। और फिर जोग जलप्रपात के बारे में बताते हैं। जोग जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया था, ये भी याद रखिए किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो लिखित संविधान की बात करें तो ये तो अपना भारत का ही, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान की बात करें तो वो अमेरिका हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और संविधान से क्वेश्चन आया है तो ये भी बताते हैं कि 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत हुआ था, मतलब 26 नवंबर को ही 1944 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कि 1950 हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 होगा। 26 नवंबर 1949, सॉरी गलती हो गया था, 1949 हो जाएगा। और इसमें जो अनुच्छेद की बात करें मूल संविधान में तो उस टाइम में भाग 22 था और 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची थी। मूल अनुच्छेद में 8 अनुसूची था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गलती हो जाता है थोड़ा बोलने में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैथ का, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केदारनाथ के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा ऑपरेशन मर्यादा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मर्यादा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता?
तो ये जीता है जापान। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय की बात करें तो वो था आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। और प्लासी के युद्ध का बात करें तो ये 3 जून 1954 से लेकर के 29 नवंबर 1959 तक रहा था, ये हुआ था। और आलमगीर द्वितीय ही भारत के मुगल सम्राट रहे थे, ये भी याद रखिएगा। और ये लड़ाई साल 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी में लड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और फिर इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि अंग्रेज जो था वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, जो किया था वो रॉबर्ट क्लाइव किया था, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? तो विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो ये हो जाएगा Li लिथियम का। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, इसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकार के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा विटामिन को जो है वो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकार के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है विटामिन डी का। ऑप्शन नंबर बी आंसर याद रखिएगा और विटामिन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिलियावाला का युद्ध की बात करें तो वो लड़ा गया था 1849 में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1849। और इस युद्ध के बारे में और कुछ बताते हैं। जैसे कि 13 जनवरी 1849 को ये युद्ध लड़ा गया था, छोटा डेट 13 जनवरी हो जाएगा। और फिर ये युद्ध जो था ये युद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही हुआ था, ये याद रखिएगा। और इसी युद्ध में पंजाब के चिलियावाला क्षेत्र में ही लड़ा गया था, पंजाब में लड़ा गया था, जो कि अब पाकिस्तान में आता है। अब बंटवारा के बाद पाकिस्तान में चला गया ये क्षेत्र। और ये इसका जो नेतृत्व किए थे वो सरदार शेर सिंह किए थे नेतृत्व सिख सेना के तरफ से। और फिर ब्रिटिश सेना की तरफ से जो किए थे नेतृत्व वो किए थे जनरल गॉफ नेतृत्व किए थे अंग्रेज़ों की तरफ से। और ये युद्ध जो दोनों पक्षों में जीत दावा किया गया था, मतलब इस युद्ध को दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया था, ये याद रखिएगा। इसका कोई निर्णय ही नहीं हुआ कि कौन जीता कौन नहीं, दोनों बोलता था हम जीते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 93 नंबर है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो संयुक्त सिंचाई परियोजना वो गंडक परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वो है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक की बात करें तो ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है लोकनायक। और महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जो थे वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था इनका, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो कौन सी नदी की चर्चा की गई? तो ये महानदी है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा महानदी। अगला प्रश्न देखते हैं और महानदी के बारे में बताते हैं। ये महानदी जो है वो हीराकुंड बांध बना है महानदी पर ही।
मतलब कि महानदी पर ही हीराकुंड नदी मतलब बांध बना है और वो उड़ीसा में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये असम में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा, असम में। और कुछ नेशनल पार्क के बारे में बताते हैं, जैसे कि एक मध्य प्रदेश में हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में पन्ना हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा, पेंच, बांधवगढ़ तथा कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये सब मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और मणिपुर के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पे मणिपुर में है सिरही तथा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, ये सब है मणिपुर में। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ही एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। और अपना बिहार के बारे में भी बताते हैं, तो बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये याद रखिएगा, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है वो है वर्णांधता व्यक्ति निम्नलिखित में से वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते। तो ये कौन से रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं, तो वो लाल और हरा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, लाल और हरा। अगला प्रश्न है विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो टीबी दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 24 मार्च। और 2024 के टीबी दिवस की बात करें तो इसका थीम था हम टीबी खत्म कर सकते हैं, ये याद रखिए, 2024 में इसका थीम था हम टीबी खत्म कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2024 में किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया रस्किन बॉन्ड, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने। तो पहले व्यक्ति की बात करें तो ये कामी रीता शेरपा हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल की पर्वतारोही हैं, याद रखिएगा, नेपाल के जाने माने पर्वतारोही हैं ये कामी रीता शेरपा। और ये सर्वाधिक बार चढ़ाई किए पर्वत पे, और जो कि विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मतलब अपना विश्व रिकॉर्ड ये बनाए हैं, इतना बार कोई नहीं चढ़ा है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।